जय हिंद। प्रतिदिन हमारी जो शीट लगातार चल रही है 4-15 में, उसका आज 6ठा नंबर शीट है। शीट नंबर 5 का वीडियो नहीं अवेलेबल है, ये कल मिल जाएगा आपको। ये 6 नंबर का है, जो इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डाउनलोड करिए या हमारे ऐप में जाकर के इसको टिक आउट करिए। और हमारे ऑफलाइन में 12 से 1 इसका टाइम रखा गया है। बहुत बच्चे आके मार रहे हैं, आप भी आइए, टेस्ट लगाइए, अपने आप को आकलन करिए। क्वेश्चन का लेवल आप देख रहे हैं, बहुत ही चुन चुन के रखा गया है। ऐसे ही नहीं कि कोई क्वेश्चन आया और उठा के डाल दिया। और डिस्कशन भी आपको बहुत मेहनत लगता है कराने में, इसलिए हमने तो अपना 100% दे दिया है, आप भी अपना 100% दीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। कह रहा है कि एमएस एक्सेल 2016 में तो वो कौन सा ऐसा शॉर्टकट है जो रिपीट करता है लास्ट एक्शन को। तो चला Ctrl+Z हमारा लास्ट एक्शन को रिपीट करता है। अंडू बोलते हैं इसको। अंडू का मतलब होता है कि लास्ट एक्शन को बैक कर लेना, रिपीट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि डेटा नेटवर्किंग के संबंध में नियमों और कनेक्शन का एक औपचारिक सेट जो यह नियंत्रित करता है कि कंप्यूटर किस तरह से एक नेटवर्क माध्यम की सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, इसको क्या कहा जाता है। याद रखिएगा, जब भी हमारा कंप्यूटर किसी सूचना को किसी के माध्यम से जब आदान प्रदान करता है, वो प्रोटोकॉल को फॉलो करता है और तब करता है। प्रोटोकॉल से ही वो डेटा को आदान प्रदान कर पा रहे हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका सी। 3 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सिस्टम के संबंध में भाषा अनुवादक का एक मान्य प्रकार नहीं है, यानी नॉट वैलिड ट्रांसलेटर। वो कौन सा ट्रांसलेटर नहीं है। अगर ये पूछता है कि ट्रांसलेटर कौन है तो बात अलग थी, बट यहाँ कह रहा है कि कौन नहीं है। पानी लाने गया है, आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट वैलिड टाइप ऑफ लैंग्वेज। तो हमारा जो देखिए कंपाइलर होता है, कंपाइलर क्या करता है कि वो एक कंपाइलर हमारा क्या करता है, तो भाई ये तो करता है ट्रांसफर, असेंबलर भी करता है, इंटरप्रेटर भी करता है। बट डीबगर तो आप जानते हैं ना कि डीबगर एक ऐसा नाम है जो वेबसाइट्स के एरर को सॉल्व करता है। तो हमारा डीबगर एक एरर को बोलते हैं, इसलिए मेरा आंसर यही हो जाएगा। 3 नंबर कह रहा है कि एमएस एक्सेल में शेल की सामग्री कंटेंट को एडिट करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। मैंने कई बार अपने लेक्चरों में चर्चा किया है। F2 से हमारा एडिट होता है और इससे सेल को हम क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। तो मेरा इसका आंसर हो जाएगा ये। 5 नंबर में कह रहा है कि जो हमारा रूलर दिखाई देता है, अपीयर होता है, वो मेरा कौन सा होता है। चला, वो सब कहाँ दिखाई देता है, टूल बार के अंदर में। जितना भी ऊपर में हमारा दिखाई दे रहा होता है वो सारा क्या होता है, टूल बार होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो टेस्ट मारते हैं, डिस्कशन देखते नहीं है। अरे आप दुगना गलती कर दे रहे हैं। आप टेस्ट मार तो रहे हैं, बट उसको कहाँ कमियां है आप में वो देख ही नहीं रहे हैं, तो फिर कोई फायदा ही नहीं। वर्कशीट और वर्कबुक की सुरक्षा के लिए रिव्यू टैब पर जाएं और फिर प्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करें और चेंज ग्रुप में प्रोटेक्ट वर्कबुक पर क्लिक करें। एकदम सही तो बात है, मैं आपको खोल के दिखा भी देता हूँ। जैसे यहाँ से आया रिव्यू के अंदर में, या पहला रिव्यू पर क्लिक किया, प्रोटेक्ट डेटा पर क्लिक किया, और यहाँ चेंज ग्रुप के अंदर में हम पासवर्ड से क्या इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं क्या। बिल्कुल ये सही तो है, यही तो करते हैं, और इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा ये। कौन सा चला, सी। इसके बाद 7 नंबर में कह रहा है कि GUI के बीच इंटरफेस के रूप में कौन कार्य करता है। अरे इससे भी आसान सवाल कुछ हो सकता है क्या। ये सारी बातें हमने आपको पढ़ा दिया है, और जितने भी लोग लगातार वीडियोज को देख रहे हैं उनको ये सारी बातें कंफर्म भी होगी कि यूजर एंड हार्डवेयर की बात जो है हमारा प्रतिदिन वो बीच में इंटरेक्ट करवाता है, यूजर एंड हार्डवेयर। तो ये GUI जो है इंटरफेस इंटरेक्ट करता है यूजर एंड हार्डवेयर को। इसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसके बाद 8 नंबर में कह रहा है कि अपने एक्सेल में स्तंभ कॉलमों को किस तरह से लेबल किया जाता है। मैंने एक आपके लिए PDF तैयार करके रखा है, आप इसको जरूर पढ़ लेना। अभी हमारे जितने भी ऑफलाइन वाले बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं उनको ये नोट्स दिया हूँ और आपको भी दे रहा हूँ। इसमें देखिए ना क्या लिखा है, एक्सेल क्या है, कैसे खुलता है, इसमें हमारा कॉलम किसको कहते हैं, इसमें रो किसको कहते हैं, नंबर ऑफ कॉलम कितना होता है, नंबर ऑफ कॉलम की वैल्यू कैसे देखा जाता है, रो कितना होता है, रो किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ रोज कितने होते हैं, एक्सेल होती है शॉर्टकट। जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, इसमें हमने दे दिया है, आप इसको चाहो ना तो पढ़ सकते हो। जैसे कि हमने नाउ लिखा तो क्या आया, ऑटोमेटिक शो टुडे एंड डेट एंड टाइम है ना, ओनली शो टुडे डेट। तो इसमें रोमन कैसे लिखते हैं, एलसीएम मैंने बहुत कुछ में दिया हुआ है। तो प्रिंटिंग भी मैंने दिया हुआ है, इसमें बड़ा आसान रहेगा। अगर आप इसको थोड़ा बहुत पढ़ के जाएंगे तो आपको लाभ मिल जाएगा, इसलिए इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देते हैं, आप जाकर के पढ़ लीजिएगा। सब आप ही के लिए समर्पित है। चला, हमारे
हमारी इच्छा है कि आप अच्छा से अच्छा करें। तो हमारी यहाँ पर कंट्रोल ए हो गया, जो स्तंभ में लिया हमने, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी। इसके बाद हम करते हैं 9 नंबर, और 9 नंबर में कह रहा है कि व्हेन ड्रैगिंग टेक्स्ट द माउस पॉइंटर चेंजेस टू अ बॉक्स विद अ स्मॉल, यानी कुछ वहां भराएगा, अबव इट देयर इज अ एरो इंडिकेट दैट यू आर ड्रैगिंग द टेक्स्ट बॉक्स। अरे वो जो नहीं, कभी कभी हमारे यहाँ से ब्लैक एरो निकलता है, वो ब्लैक अबव हो जाएगा, इसका ब्लैक हो जाएगा। ब्लैक एरो एक होता है जो कि हमारा वो ऐसा बॉक्स बनाता है। अब ये कह रहा है MS पावर पॉइंट की जो संरचना होती है वो किस में होती है, तो ये तो 1 नंबर आपको फ्री में मिल रहा है, और जब फ्री में नंबर मिले तो जरूर उठाना चाहिए। और वो हो गया आपका आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू यानी प्रोजेक्टर का जो पावर पॉइंट का स्ट्रक्चर होता है वो होता है मेरा बी में। और जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपके पास हिंदी और इंग्लिश दोनों ही सवाल रहेंगे, दोनों में लिखे हुए सेम क्वेश्चन रहेंगे। तो आप उसको 2 बार 3 बार जब पढ़ोगे ना तो ऑटोमेटिक आपको बहुत सारा चीज याद हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं, कह रहा है कि व्हाट इज द शॉर्टकट यूज्ड टू स्प्लिट विंडो इन MS वर्ड 2016। अब इसके बारे में भी हमने कई बार चर्चा किया हुआ है। Alt Control S, ये पिछला शीट में भी क्वेश्चन था और वो भी हमने वहाँ डिस्कस भी किया था, आपको बताया भी था। तो उम्मीद करते हैं कि आप रेगुलर व्यूअर हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं कि डेटा मतलब कोई लिंक है, वो ब्लैंक वहाँ भरना है हमें, कि दिए गए दस्तावेज और या पृष्ठों की एक संग्रह है जो लाखों कंप्यूटरों पर संग्रहित स्टोर होता है और पूरे कंप्यूटर में फैला हुआ होता है। तो ये हमारा www हो गया, वर्ल्ड वाइड वेब हो गया, जो कि डेटा को स्टोर करता है और शेयर करता है। आसान सा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि ओनली हैपन व्हेन वी मर्ज डेटाबेस फील्ड इनटू वन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। केवल तब होता है जब हम डेटाबेस फील्ड्स को एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के रूप में लेटर में मर्ज करते हैं। तो ये हमारा मेल मर्ज हो जाएगा। चला मेल मर्ज, इसका ऑप्शन हो जाएगा 13 का डी। इसके बाद अगर बात करें 14 में, तो कह रहा है कि किसी वर्कशीट पर लगे बॉर्डर को आप कैसे हटा सकते हैं। किसी वर्कशीट पर अगर मान लीजिए कि बॉर्डर लगा दिया आपने, देखो मेरी पढ़ने का खासियत क्या है कि आपको सब चीज प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं। अगर यहाँ पर हमने जनवरी लिखा और इसको ड्रैग कर दिया, अब मान लो हमने इसमें बॉर्डर लगा दिया। अब इसमें बॉर्डर लगाने के बाद इसको अगर चला हम हटाना चाहते हैं तो देखिए होम में जाएंगे, होम में जाने के बाद फॉन्ट ग्रुप में जाएंगे, फॉन्ट ग्रुप में जाने के बाद यहाँ से कर लेंगे नो बॉर्डर। नो बॉर्डर पर क्लिक जैसे करेंगे क्या होगा, हमारा वो हट जाएगा। अब यही क्वेश्चन पूछ रहा है, ये बी नंबर में वही कह रहा है कि सिलेक्ट द ऑल सेल फ्रॉम विच वी वांट रिमूव बॉर्डर एंड क्लिक नो बॉर्डर। ये हट जाएगा ऑटोमेटिक, हमारा आंसर बी हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस आप पढ़ लीजिए, आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ ना कुछ फायदा ही मिलेगा। मैंने सटीक बात बता दी, वही प्रोसेस होता है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहे हैं, MS वर्ड द बार एट द टॉप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड, यानी जो MS वर्ड के सबसे टॉप में होते हैं ऊपर में, उसको क्या कहते हैं, चला टाइटल बार कहते हैं। बट यहाँ पर आंसर जो है वो डी दे दिया है, ही इज अ टाइटल बार नॉट अ टाइटल। MS एक्सेल में किस प्रकार के डेटा का उपयोग नहीं किया जा सकता है, तो MS एक्सेल में टेक्स्ट भी होता है, डेट एंड टाइम भी होता है, फॉर्मूला होता है, बट फंक्शन वाले डेटा का टाइप उपयोग नहीं होता है। इसके बाद इसका हो जाएगा हमारा 17, कह रहा है कि चार्ट इज स्पेशली डिजाइन फॉर प्लॉटिंग डेटा वैल्यू रिलेटेड टू स्टॉक एंड शेयर। वो प्लॉटिंग समझते हैं, प्लॉटिंग वो डॉट की बात हो रही है। स्टॉक एंड शेयर देख रहे हैं, मैंने आपको हमेशा रिकमेंड किया है कि चला चार्ट से क्वेश्चन आएगा, और स्टॉक एंड शेयर का जितना भी चार्ट होता है वो स्टॉक एंड शेयर के नाम से ही जाना जाता है, यानी उसी के नाम से, और उसमें एक प्लॉटिंग टाइप का बनता है, यानी वो डॉट ऐसा होता है, ऐसे, यानी वो बढ़ रहा है, घट रहा है, वो घट रहा है, वो बढ़ रहा है, ऐसे जो हमारा ग्राफ बढ़ रहा होता है, इसको हम लोग प्लॉटिंग कहते हैं। और प्लॉटिंग कहने के साथ साथ ये जो है हमारा वो उसका नाम है स्टॉक वाला, है ना। आप समझ रहे होंगे मेरी बात। 18 नंबर में कह रहा है कि MS एक्सेल में अगर होम मेनू के तहत आप विशिष्ट श्रृंखला को क्रमबद्ध सॉर्ट करना चाहते हैं तो कितने तरीके से आपको कितने ऑप्शंस वहां पर मिलते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप कस्टम करना चाहते हैं, अगर शॉर्ट रेंज के थ्रू करना चाहते हैं, तो आप बताइए ना कि वहाँ उसमें कितने ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो उसमें चला 2 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ पर होम के अंदर में आओगे ना तो यहाँ शॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन आता है, और यहाँ पर आपको एक A to Z हो गया, Z to A हो गया, और कस्टम हो गया,
गया और यहाँ पर फिल्टर भी होता है। तो मेरा तो टोटल 4 प्रकार से हो गया यहाँ पर, बट वो मेरा 2 इम्पोर्टेंट होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पर हम कह सकते हैं, अब ये 5 और 6 वो वर्क नहीं कर रहे हो, वो क्लियर और रिपीटली को हटाने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि टोटल मेरा 4 प्रकार का आ रहा है, बट इसमें मेन मेरा 2 ही होता है। तो आप आंसर जो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग 4 ही होगा, मेरा आंसर के अकॉर्डिंग 4 होगा, क्योंकि वहाँ 2 और भी हैं। तो यहाँ पर आंसर मेरा 4 हो जाएगा, 2 नहीं होगा। मैंने ऑफलाइन वाले में शायद 2 बता दिया था। 19 नंबर में कह रहा है कि इनमें से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन वायरलेस कनेक्शन नहीं है। चला, वाई मैक्स भी है, वाईफाई भी है, सैटेलाइट भी है, बट लेज्ड लाइन नहीं होता है। लेज्ड लाइन एक टेलीकम्युनिकेशन है, और टेलीकम्युनिकेशन जो है वो हमारे कम्युनिकेशन के साथ चलता है जो टेलीफोन्स वगैरह में उपयोग करते हैं। हमारा 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड ऑफ टेक्स्ट अलाउ टू यू मूव द सेलेक्टेड टेक्स्ट यूजिंग योर माउस। अरे आसान सा है, यानी वो कर रहे, जैसे कि अभी देखिए ना, हम इसको मूव करा रहे हैं, मूवमेंट में ला रहे हैं, मूव करा रहे हैं, इसी को बोल रहा है कि द मेथड ड्रैग एंड ड्रॉप टेक्स्ट अलाउ यू मूव सेलेक्ट क्या करता है, चला वो मूविंग जनरेट करता है। वो माउस के कई बार आसान क्वेश्चन ही भाव बदल देता है, भाषा बदल देता है, और लगता है कि अरे ये टफ है, ये बनेगा नहीं बनेगा। अरे आसान सा बात था। 21 में कह रहा है कि वर्डपैड फाइलों का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। देखिए, मैं आपको लिख देना चाहता हूँ, और ऐसा लिख रहा हूँ कि आपका जो बीच का समय लिखने का वो कट जा रहा है। ये सारे एक्सटेंशन मैंने लिख दिया आपको, यहाँ RTF लिखा, डॉक्स लिखा, एक्सेल लिखा और .ppt लिखा। ये 4 को जो है, ये चारों के एक्सटेंशन होते हैं, और आप याद रखिएगा ये चारों ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए एक वर्डपैड से भी सवाल पूछा जा सकता है, तो समझ सकते हैं आप कि इनसे तो क्यों नहीं पूछा जाएगा। तो ये हमारा RTF होता है, उसका फुल फॉर्म होता है रिच टेक्स्ट फाइल। इसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूँ। 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि MS एक्सेल 2016 में एक वर्कशीट में आप चाहते हैं कि कोई प्रयोगकर्ता ड्रॉप डाउन सूची से केवल हाँ या ना में इनपुट डालने में सक्षम हो, यदि आपके लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जा सकता है। देखिए, आंसर तो होगा डेटा वैलिडेशन, बट डेटा वैलिडेशन आपको तभी समझ में आएगा जब हम आपको करके दिखा दें। और अगर आपको किसी को बहुत ज्यादा पढ़ना है ना, तो आप एक इंडेक्स एंड मैच का मेरा सीरीज बनाओ MS एक्सेल का, वो जाके आप पढ़िएगा ना, इससे रिलेटेड सारा सवाल क्लियर हो जाएगा आपका। मैं आपको ही बता देता हूँ, मैं मोटा मोटी, ये इंपॉर्टेंट सवाल है इसलिए आपको सोच रहे कि बता दें। देखिए, यहाँ पर डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद यहाँ पर जाएंगे, लिस्ट में जाएंगे, और यहाँ लिख देंगे यस एंड कॉमा देके लिख देंगे नो, और यहाँ से कर देंगे ओके, और यहाँ से खींच देंगे ऐसे नीचे की तरफ ड्रैग। अब देखिए ना, पता है क्या होगा, यहाँ पर यस लिखेंगे तो लिखाएगा, और यहाँ पर नो लिखेंगे तो भी लिखाएगा, बट यहाँ जैसे ही कुछ टाइप करोगे ना, वो एरर दे देगा। यही होता है, ये बोल रहा है ना कि यू हैव इंटर नॉट वैलिड, यूजर रिस्ट्रिक्टेड वैल्यू कैन बी इंटर, यानी वो आप समझ रहे हैं, अगर आप यस लिखेंगे तो लिखाएगा, नो लिखेंगे तो लिखाएगा, बट और सब चीज इसलिए नहीं लिखा सकता क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड कर दिया। वही ये पूछ रहा है कि केवल हाँ या ना ही इनपुट डालने में सक्षम हो, इसके अलावा फंक्शन उपयोग ना कर पाए, वो डेटा वैलिडेशन ही हो सकता है। डेटा वैलिडेशन को और पढ़ना है, और देखिए ना, अरे आपके लिए बहुत कुछ बनाया। 23 नंबर में कह रहा है कि MS पावर पॉइंट एक कैसा उदाहरण है। चला, मैंने कई बार बताया है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए उपयोग किया जाता है। MS वर्ड प्रोसेस है, एक्सेल हमारा स्प्रेडशीट है, MS एक्सेस डेटाबेस है, तो इसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए हो गया। उसके बाद हमारा 24 नंबर कह रहा है कि अब प्रोग्रामिंग इज पिन्ड टू द टास्क बार। देखिए, वो ऑलरेडी पिन किया हुआ है, टास्क बार में ऑलरेडी पिन किया हुआ है, बट जब जो पिन किया हुआ है उसको खोलने के लिए, चला अगर उसको खोलना है तो क्या करना पड़ेगा। अरे इंसान, सिंपल बात है, सिंगल क्लिक मारेंगे, खट से नहीं खुल जाएगा। अगर वो पिन नहीं किया हुआ होता तो डबल क्लिक करते, बट पिन किया हुआ है तो सिंगल क्लिक में खुल जाएगा। समझ में आया? और बढ़ते हैं आगे। विच लैंग्वेज प्रोसेस ट्रांसलेट्स अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। कई बार हमारी चर्चा हुई है इस पर। इंटरप्रेटर। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, और मैं डिस्कशंस, नए क्वेश्चन, साथ साथ पुराने क्वेश्चन के भी करा रहा हूँ। इंडेंट द फर्स्ट लाइन ऑफ ईच पैराग्राफ, इसको फर्स्ट लाइन ही कहा जाता है, सिंपल बात है। इसके बाद 27 नंबर में कह रहा है कि MS एक्सेल में वर्कशीट में आप वेबसाइट पर एक हाइपरलिंक जोड़ना चाहते हैं, तो कौन सा मेनू के अंदर वो मिलता है। चला, इंसर्ट का मिलता है, इंसर्ट के अंदर में हाइपरलिंक मिल जाता है, और वहां से हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं। आसान सा सवाल था ये। 28 नंबर में कह रहा है कि जब बहुत सारे फाइल्स के ग्रुप हो जाए, याद रखिएगा, अगर हम बात करें फाइल की ना, तो फाइल एक हमारा सिंगल वर्किंग होता है। जैसे फाइल हमारा वर्ड का होता है, एक्सेल का होता है, पावर पॉइंट का होता है, राइट। तो ये फाइल की बात करेंगे, वो फाइल हो
हो जाएगा। बट अगर हम लिखते हैं फोल्डर, अब हम फोल्डर की अगर बात करेंगे तो ढेरे सारे फाइल का ग्रुप होता है वो, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या बहुत सारा चीज उसमें रखना है, बहुत सारा चीज उसमें देना है, तो वो मेरा फोल्डर होता है, राइट। और फाइल मेरा क्या होगा, तो किसी एक को बोलते हैं फाइल, और ग्रुप ऑफ फाइल्स क्या हो जाता है मेरा, अरे जैसे आपकी कॉपी है तो कॉपी एक ग्रुप ऑफ पेजेस है, और एक सिंगल पेज और ग्रुप ऑफ पेजेस यानी कॉपी। समझ रहे होंगे आप तो हमसे ज्यादा समझते होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 28 का सी हो जाएगा। 29 में कह रहा है चला कि द लास्ट, और वहां कुछ भरना है, आइटम दैट वाज कट और कॉपी इज स्टोर इन द क्लिपबोर्ड। देखिए आप जहां क्लिपबोर्ड की बात कर दें, जहां पर क्लिपबोर्ड की बात कर दें, याद रखिएगा इसका मतलब वो कह रहा है कि सिलेक्टेड की बात हो रहा है, यानी सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर सिलेक्टेड वाले ही के क्या कर सकते हैं, तो क्लिपबोर्ड है, कॉपी है, वो कर सकते हैं, सिलेक्टेड को ही कॉपी किया जा सकता है। इसके बाद चला 30 नंबर में कह रहा है कि आपको एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में एक उदाहरण साइटेशन अगर ऐड करना हो तो वो कहाँ पे ऐड करते हैं, तो यहाँ पर जो साइटेशन हमारा जो ऐड होता है वो ऐड होता है रेफरेंस मेन्यू के अंदर में। साइटेशन हमारा एक उसमें ऐड का ऑप्शन दिया रहता है रेफरेंस में। 31 में कह रहा है कि एमएस एक्सेल में अगर मान लीजिए कि a बराबर b2 प्लस c3, यहाँ पर b2 प्लस c3 है, तो अगर हम c2 में पेस्ट करते हैं, यानी a2 वाला c2 में पेस्ट कर रहा है, तो यानी a के बाद b और c बढ़ रहा है, तो यहाँ से b के बाद c और d बढ़ेगा, और यहाँ से c के बाद प्लस हो जाएगा c के बाद क्या हो गया d e हो जाएगा, और इसके बाद अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2, d2 प्लस e2 निकल के आ जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा d। ये हमारा इसका आंसर ये हो गया। प्लस हमारा 32 में कह रहा है कि अगर रिबन को, अब देखिए एक्चुअली रिबन को बांटा तो नहीं गया है, बट वो कह रहा है कि भाई कितने भाग में बांटा गया है बताइए, तो वैसे ही 4 भाग में बांटा गया है। थोड़ा क्वेश्चन भी अधूरा टाइप का है, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन जो क्लियर ही नहीं है कि कितने भाग में बांटा गया है, ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब आ गया तो आ गया, कोई बात नहीं। एमएस कह रहा है कि एमएस वर्ड में पेज नंबर को हेडर या फुटर किसके द्वारा शामिल किया जाता है भाई, तो मार्जिन के द्वारा किया जाता है। इसके बाद कह रहा है 34 में कि रोम हमारा क्या है, तो एक बायोस का सेटअप हो गया। इसके बाद कह रहा है 35 नंबर में कि निम्नलिखित में कौन सा आउटपुट डिवाइस है। याद रखिएगा इसमें हमारा जॉयस्टिक इनपुट ही होता है, माउस इनपुट होता है, सीपीयू मेरा प्रोसेसर ही होता है। यहाँ पर कह रहा है कि वीडीयू मेरा विजुअल डिस्प्ले यूनिट, यानी मॉनिटर, स्क्रीन, ये सब क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में आके कह रहा है कि एमएस एक्सेल 2016 में वर्कशीट में बुक गलती से लिखा गया है, उसको चेंज करना है बुक से, तो यहाँ पर हमारा कंट्रोल प्लस एच चला। 3 इडियट में बड़ा अच्छा इस्तेमाल दिखाया गया था, जहां पर वो चमत्कार को बदल करके और वो वर्ड जोड़ दिए थे, और उसके वजह से पूरा मूवी हिट कर गई। एक स्पीच जो चमत्कार को बदल दिया गया था, वही कंट्रोल एच का उपयोग होता है। जहां जहां वो चमत्कार लिखा हुआ था वहां वहां वो वर्ड बदल करके और साइलेंसर का गजब मजाक उड़ाया। वहां पर आमिर खान के वो जो कैरेक्टर ने, बड़ा मतलब मजेदार मूवी थी वो, बहुत अच्छा मूवी थी। मेरा बताने का मतलब यही है कि कंट्रोल एच जो है हमारा क्या करता है, वो रिप्लेस करता है। तो चला क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि अगर हम प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो इसके लिए कंट्रोल प्लस F2, कई बार हमारे चर्चा हुई भी है इसके ऊपर। 38 में कह रहा है कि अगर कंट्रोल W और कंट्रोल F4 की बात करोगे आप, अगर दोनों की बात करोगे तो दोनों काम एकदम सेम ही करता है, दोनों में कोई अंतर नहीं, मतलब काम दोनों ही करते हैं, दोनों ही शीट को क्लोज करते हैं, दोनों का दोनों हमारे शीट को क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। तो यहाँ दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों शीट क्लोज करने की। एक बच्चा ऑफलाइन में टेस्ट मार रहा था, बोला कि सर कुछ नहीं होता इसको दबाने से। नहीं, चला ये गलत बात है, होता है, वो शीट बंद होता है, बट दोनों से ही शीट बंद होता है, इसलिए ये कह रहा है कि दोनों में अंतर कुछ नहीं है, दोनों एक ही जैसा काम करता है। मतलब ऐसा नहीं कि दबाओ और कुछ काम ही नहीं करो, वो ये बात नहीं कर रहा है, समझो बात को ध्यान से। इसके बाद कह रहा है 39 नंबर में कि एमएस पावर पॉइंट 2016 में स्लाइड शो के दौरान अगर कंट्रोल P दबाएंगे तो चला, अगर स्लाइड शो हो रहा है, मान लो स्लाइड शो हो रहा है, और अगर कंट्रोल P दबा लिया हम, तो यहाँ से पेन एक्टिवेट हो जाएगा। याद रखिएगा ये पेन एक्टिवेट हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कि मेरा वो स्लाइड शो नहीं है तो फिर वो प्रिंट होने लगेगा। बट यहाँ से कह रहा है कि स्लाइड शो के दौरान यहाँ पर क्या हो रहा है, तो पेन टूल मेरा आराम से एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि लीना को एमएस
एक्सेल में 1 से 10 तक संख्या दर्ज की जानी है। और मैं इसको कह रहा है कि जल्दी भरने के लिए कौन सा ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है, हमको नहीं लगता है कि इसमें ज़्यादा डिस्कस करना चाहिए। ऑटोफिल होता है, ऑटोफिल के बारे में आप कई बार पढ़ा है, सुना है, जाना है। चलो तो ये तो आसान सा बात है। उसके बाद 41 नंबर में कह रहा है कि पता रिकॉर्ड होता है जिसमें मेलिंग सूची और मर्ज करता है, तो ये डेटा सोर्स करता है यार। डेटा सोर्स मैंने वो पढ़ाया था आपको मेलिंग और मर्ज वाले वीडियो में। अगर अभी भी आपने वो वीडियो नहीं देखा है, अरे अंतिम चल रहा है तो जाइए और जाके उसको देख लीजिए। अगर अभी भी आप वेट कर रहे हैं कोई चमत्कार का, तो चमत्कार नहीं होने वाला है। आपको पढ़ने के अलावा कोई दूसरा उपाय है नहीं। एग्जाम ले रहा है टीसीएस, और टीसीएस का होता है बढ़िया लेवल, गर्दा उड़ा देगा अगर आदमी कोई पढ़ के नहीं जाता है तो। एक बात तो क्लियर है, जो होगा मजा तो खूब आने वाला है। मैं आपके पीछे जो लगा हूँ। तो 42 नंबर में कह रहा है कि MS एक्सेल अलाउड टू अलाइन कॉन्टेक्ट ऑफ द टेल कॉर्नर राइट। अरे सेल्स के अंदर में वो सब फॉलो होता है, यानी हमारी सेल्स के अंदर में लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, कॉर्नर हो गया, जस्टिफाई हो गया। अब वो जितना लेफ्ट राइट करना चाहते हैं वो किसके अंदर में होता है, सेल्स के अंदर में होता है। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है देखिए कि वो कौन सा मान्य नहीं है। तो चला मेरा एवरेज यानी मैक्स भी होता है, इज इक्वल टू मीन भी होता है, ये मिनिमम निकालता है, इज इक्वल टू सम भी होता है, बट ये इज इक्वल टू एवरेज होता है। मतलब पूरा ऐसे स्पेलिंग लिखना पड़ता है एवरेज का, और ये शॉर्ट पूछ दिया इसलिए मेरा आंसर ये होगा, क्योंकि पूछ रहा था कि कौन मान्य नहीं है। कौन सा मान्य है पूछ रहा तो बात अलग था, बट यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा मान्य नहीं है। चला तो ये मेरा आंसर हो जाएगा डी, 43 का डी। इसके बाद अगर हम बात करें 44 नंबर में कह रहा है कि स्लाइड शॉर्टर व्यू में, ये मैंने कई बार चर्चा करा है, कई बार मैंने आपको दिखाया भी है। तो ये हमारा जो स्लाइड शॉर्टर होता है, अब हम लोग एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत कर चुके हैं। हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे 40 नंबर 45 नंबर ला करके एकदम खुश रह रहे हैं। कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और आप भी प्रेम जो दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर स्लाइड जो है हमारा थंबनेल व्यू में आता है, स्लाइड शॉर्टर मेरा थंबनेल व्यू में आता है। क्वेश्चन नंबर 45 में देखिए निम्नलिखित में से किस वर्ग में वापस को माइक्रो कंप्यूटर में शामिल नहीं किया गया है। और माइक्रो कंप्यूटर आप समझ ही रहे हैं, माइक्रो कंप्यूटर में हमारा लैपटॉप तो है ही, डिवाइस तो डिवाइस का क्या कहना है, डिवाइस तो होता ही होता है, और टैबलेट पीसी भी, टेबल पीसी भी होता है। बट सुपर कंप्यूटर चला एक बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के कंप्यूटर, जितना भी एआई टूल्स वगैरह बन रहा है ये सब सुपर से तो बनता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 45 का ए हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि स्लाइड शो क्षेत्र को, इसको ड्राइंग कहा जाता है। जो हमारा स्लाइड सेट वाला एरिया होता है उसको ड्राइंग कहते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यू वांट टू ऐड द बैकग्राउंड इमेज टू योर वर्कशीट इन 2016 वेयर कैन यू फाइंड दिस ऑप्शन। आप बैकग्राउंड में कोई इमेज ऐड करना चाहते हो अपने वर्कशीट के अंदर में, तो वो कहाँ से ऑप्शन मिलता है मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत कम लोग बताते हैं। यहाँ से पेज लेआउट में आओगे ना, तो यहाँ पर अगर बैकग्राउंड में देखोगे तो बैकग्राउंड में जा करके और आप कोई भी तस्वीर लेना चाहते हो, जैसे मान लो ये हमने QR ले लिया, और QR लेने के बाद आप देखो यहाँ पर ये हमारा फोटो जो है बैकग्राउंड में ऐड हो गया। ये ऑप्शन कहाँ आया, चला लेआउट के अंदर में आया, और यहीं से हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये हमारा लेआउट में ऑप्शन आ रहा था, पेज लेआउट के अंदर। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें तो GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये तो और आसान क्वेश्चन था। ये कह रहा है कि आप किसी वर्कशीट की पंक्ति या कॉलम का आकार बदल नहीं सकते हैं। अरे क्यों नहीं बदल सकते यार, रात दिन तो बदलते ही। और ये कह रहा है कि आप नहीं बदल सकते हैं, मतलब ये बात असत्य है, ये बात जो है वो असत्य है, बदल सकते हैं। चलिए 50 नंबर में कह रहा है कि कार्यात्मक कंप्यूटर सिस्टम बनाने के लिए हार्डवेयर के सभी हिस्सों को इकट्ठा करके बाद में कार्य शुरू करने के लिए आपको किस सॉफ्टवेयर का इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ता है। अरे जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा आप कोई भी सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। ये वही चीज कह रहा है, जैसे मतलब मान लीजिए कि आपके पास एंड्रॉयड है, अगर आपका मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है, खुलिए नहीं रहा है, बंदे रह रहा है, उसमें ही खराब हो गया कोई, तो आप व्हाट्सएप चलाने का सोच भी नहीं सकते हो, मूर्खता हो जाएगी एक तरीके से। वही बात है, जब तक आप नहीं शुरुआत करते हैं कोई दूसरा सॉफ्टवेयर का, तब तक यानी जब तक आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहता है आप दूसरा सॉफ्टवेयर के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, यानी उसके बाद ही हम कोई भी आदमी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि जो मेरा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, जैसे कि वो नहीं आपने रेलवे वगैरह में देखा होगा, वो डॉट टाइप का होता है, उसमें वो CPS से उसकी रिकॉर्डिंग मतलब कितना कैरेक्टर पर सेकंड वो मार रहा है, ये
चेक किया जाता है उसमें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में। इसके बाद 52 में कह रहा है कि अगर एक्सेल में आप पासवर्ड भूल गए हैं तो क्या वो कोई तरीका प्रदान नहीं करता है, मतलब कि वो क्या करता है कि वो कह रहा है कि अगर पासवर्ड अगर हम एक्सेल का भूल चुके हैं तो क्या वो कोई तरीका नहीं देता है रिकवर करने का। ये बात बिल्कुल सही है। अरे चला, आज मेरा ऑफलाइन वाला बच्चा पागल हो गया था, कहा कि सर आप ये कैसे कर रहे हैं, हमने फॉरगेट पासवर्ड देखा है। अरे बाबू यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है क्वेश्चन, इफ यू लॉस योर पासवर्ड और फॉरगेट द पासवर्ड माय डियर फ्रेंड, अगर आपने पासवर्ड को खो दिया इट कैन नॉट बी रिकवर्ड, ये कभी भी रिकवर नहीं हो सकता है। ये कौन कह रहा है? एक्सेल कह रहा है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एक्सेल कह रहा है कि आप कभी भी रिकवर नहीं कर सकते हो। और यही बात ये कह रहा है, तो ये बात तो सत्य हो गया ना। हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे थोड़े से बहक गए थे आज, उन्होंने कहा कि नहीं सर हो सकता है। अरे हाउ दिस इज पॉसिबल? नहीं पॉसिबल है। ये हमारा 53 में क्या हो जाएगा, कह रहा है कि जो हमारा 30 बिट एड्रेस है वो क्या है, 30 बिट जो है चला, कुछ लोगों ने इसको कहा कि वर्चुअल एड्रेस होगा, बट वर्चुअल एड्रेस मैंने भी बहुत पढ़ा यार, वर्चुअल एड्रेस इसका कहीं भी नहीं दे रहा है। एक मैंने गूगल करा, क्या क्या नहीं करा इसके लिए, सब जगह आईपी एड्रेस ही लिख के आ रहा है, और वो आईपी एड्रेस ही होता है। ये वर्चुअल एड्रेस जो मेरा है वो वर्चुअल एड्रेस नहीं होगा, वो आईपी एड्रेस होगी। मेरा 30 बिट जो होता है वो आईपी एड्रेस ही होता है। बट एक दो बच्चे ने कहा था, मैंने इस पर रिसर्च कर लिया। उसके बाद 54 में कह रहा है कि अंडर विच कमांड विल यू फाइंड द स्मार्ट। अब स्मार्ट आर्ट कहाँ पाया जाता है भाई, इससे आसान कोई सवाल हो सकता था क्या? इलस्ट्रेशन के अंदर में 54 के अंदर में। 55 नंबर में कह रहा है कि अगर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि यूजर्स को वाइड वेब तक पहुंचाता है, वो कौन सा है मेरा? वो ब्राउजर है। ब्राउजर ही वो हो सकता है जो मेरा वहां तक पहुंचाता है। इसके बाद कट क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो प्रयोगकर्ताओं यूजर को वाइड वेब तक पहुंचाने और नेविगेट करने की अनुमति देता है। वो मेरा सब वेबसाइट होता है, चला वेबसाइट ही वो करा सकता है, और कौन करा सकता है? क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है कि एमएस वर्ड में तस्वीर शामिल करने के लिए आपका क्या शॉर्टकट होना चाहिए? तो वही Alt N P। इस टाइप का क्वेश्चन आए तो समझ जाना कि वो यही सब होने वाला है, Alt N ही होने वाला है। Alt + N जहाँ दिखे ना, वो पॉसिबल ज्यादा चांस होता है कि यही सब आंसर हो जाए, क्योंकि Alt N से ना आप ढेड़िए बना सकते हैं, बहुत शॉर्टकट बन जाता है Alt N से। इसके बाद हमारा 57 में कह रहा है कि अगर एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए शॉर्टकट क्या है? Ctrl+W से क्लोज हो जाता है। 58 में कह रहा है कि एमएस वर्ड 2016 में आप शब्दों की एक सीमा रेंज को रेखांकित करना चाहते हैं, लेकिन शब्दों के बीच की जगह नहीं। इसके लिए क्या करना है? देखिए, अगर Ctrl+U मार दोगे ना, आपको मैं दिखा देता हूँ, वरना क्यों आप एक कंफ्यूजन लेकर के घर में जाओगे। हमारी तो धर्म है चला कि आपकी सारी कंफ्यूजन उसको दूर करने के लिए, अगर मेरे लिए कोई आपके अंदर फीडबैक हो, जैसे लगे कि भाई ये आपने यहाँ आपके इम्प्रूवमेंट के लिए और होना चाहिए था, आप उसको स्पष्ट बताना, कमेंट में भी लिख सकते हो। मैं इसके लिए आभार रहूंगा हमेशा आपका। कुछ लोग तो बुरा भी लिखते हैं, उसको तो हमको और अच्छा लगता है कि ताकि उसमें हम इम्प्रूव कर सकें अपने आप को। भाई अगर कोई बुरा लिख रहा है तो बस वो बेमतलब का नहीं होना चाहिए। दिस इज गुड। अब मैंने ना इसको थोड़ा बड़ा करना है आपको दिखाने के लिए, दिस इज द गुड। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर अगर इसको सेलेक्ट करके Ctrl+A करके Ctrl+U दबा दे बाबू, तो मेरा क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ स्पेस है वहाँ भी ले लेगा, बट यहाँ कह रहा है कि स्पेस नहीं चाहिए। तो इसको क्या करें, Ctrl+Shift+W दबाएंगे। अब देखिए, जहाँ जहाँ स्पेस है वहाँ नहीं आ रहा है, तो इसका मेरा आंसर हो जाएगा चला, वो ये हो जाएगा बी। ये बी क्यों हुआ? क्योंकि वो कह रहा था कि विदाउट अंडरलाइन स्पेसिंग। उसके बाद 59 में कह रहा है कि अगर पूरा एक हाईलाइट द इंटायर रो यू कैन एंड एंटर अ फार्मूला बेस्ड ऑन द रिक्वायर्ड टू और गिवन क्राइटेरिया। संपूर्ण पंक्ति रो को हाईलाइट करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें एक्चुअली इन सब चीजों के लिए हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। और आखिरी क्वेश्चन कह रहा है कि द कीबोर्ड डज नॉट इंक्लूड, यहाँ हमारा न्यूमेरिक की, कंट्रोल की और फंक्शन के सब तो होता ही है, माउस हमारे नहीं होते हैं। देखिए, टोटल हमने 60 क्वेश्चन करा, मजा आ गया 60 क्वेश्चन करके। लेवल मेरा बहुत अच्छा था इस बार टेस्ट का, और क्वेश्चन आपको सिलेक्टेड दे रहे हैं, और बहुत लोग हमको ऑफलाइन में बहुत लोग पसंद भी किया। अभी मतलब पटना में अभी कोई ज़्यादा इस तरह का सेट मरवा नहीं रहा है, बट स्टिल मेरा जब तक आपका एग्जाम नहीं जाता तब तक मेरा टारगेट है कि मारते रहें। अभी भी आपको हम 800 क्वेश्चन कराने वाले हैं। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपका बहुत बहुत आभार है, और बाकी लोगों को भी वीडियो दिखा दीजिए जिनका एग्जाम है। बाकी आप इस चैनल
पर बने रहिए। जब तक एग्जाम नहीं होगा बेल्ट्रॉन का अपडेट आपको मिलते रहेगा। और मैंने आपसे वादा किया है कि भाई इस चैनल को कंप्यूटर की दुनिया में भारत का नंबर 1 चैनल बनाना है। आज भले ही सब्सक्राइबर 2 हो, 4 हो, 10 हो, 1500 हो, इससे कोई मतलब नहीं। सुविधा है कि है, ना है कि नहीं, कोई मतलब नहीं। आवाज बढ़िया जा रहा है कि नहीं, वो मतलब नहीं। बस अपने पीछे काम करना है, जो कमियां है उसको सुधारना है, जो अभी अभी कमी लग रहा है उसको बनाना है। और एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा दुनिया हमारा साथ होगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई फीडबैक हो तो जरूर दीजिए। वैसे मैंने आवाज़ के बारे में कहा कि बुरा है, मतलब बुरा है कोई बात नहीं, लेकिन मैंने इसके लिए एक बहुत बड़ा सेटअप तैयार कर रखा है। इतना फंक्शन आवाज़, इतना क्वालिटी वाला देने के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए एक बार आपका दोबारा बहुत बहुत धन्यवाद।